एवरीवन आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी पावर्स, जो कि इस चैप्टर का टाइटल है। तो जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब दो पोल्स थे दुनिया में, यूएस और यूएसएसआर, तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो दुनिया में सिर्फ एक पोल बच गया, यूएस, यानी दुनिया यूनिपोलर हो गई। ठीक है। तो उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई दुनिया में और दुनिया यूनिपोलर ना होके मल्टीपोलर हो गई। मल्टीपोलर मतलब कई सारे पोल्स हो गए, जैसे यूएस है और ये पोल जो है कई सारे देशों से मिलके उन्होंने एक संगठन बना लिया, तो एक ये पोल बन गया, ये दूसरा संगठन बन गया, तो ये पोल बन गया। तो मतलब पावर्स कई उसमें बढ़ गई दुनिया में। तो इसका पहला जो पॉइंट हम पढ़ते हैं, आफ्टर द कोल्ड वॉर एंडेड इन 1991 द वर्ल्ड वॉज नो लॉन्गर बाईपोलर, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, नाउ मल्टीपल कंट्रीज एंड ग्रुप्स स्टार्ट टू ग्रूमिंग पावर, मेकिंग द वर्ल्ड मोर मल्टीपोलर। सो यही था मल्टीपोलर, कई सारे संगठन और देश आके एक साथ मिल गए और दुनिया को मल्टीपोलर बनाने लगे, ना कि यूनिपोलर। तो उनमें से एक पहला संगठन था यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जब कोल्ड वॉर और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो यूरोप के देशों ने सोचा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा कि हम आपस में लड़ते रहेंगे, कि हम एक संगठन बनाएं और अपनी इकोनॉमी और अपने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। तो उन्होंने एक संगठन का सोचा और इसको यूएस ने भी एड प्रोवाइड करी, क्योंकि वो चाहता था कि वेस्टर्न वर्ल्ड डेवलप रहे, ताकि जो कम्युनिज़्म है यूएसएसआर का और बाद में जो रसिया का, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना कर पाए दुनिया को। वेस्टर्न वर्ल्ड की जो कैपिटलिज्म और ये डेमोक्रेसी वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा दुनिया को इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक है। तो एक पहला हम इसमें देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन कैसे बना। तो यूरोपियन यूनियन अ ग्रुप ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज़ वर्किंग टुगेदर इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। ठीक है। तो 27 कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन में हैं, जो कि साथ में आई और उन्होंने एक संगठन बनाया, ताकि वो मतलब मिलके एक पावरफुल ब्लॉक बना सके। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि छोटे छोटे जैसे वो आपने कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, दो लकड़ी को अलग अलग तोड़ना भी आसान होता है, लेकिन जब इस तरह मिलके 10 लकड़ी एक साथ हो जाती है पतली पतली, तो वो एक मजबूत ब्लॉक बना लेती है। तो वो फ़ायदा देता है, मतलब वो पावरफुल हो जाता है। तो इसी तरह इन्होंने सोचा कि 27 कंट्रीज ने सोचा एक साथ आते हैं और एक वर्ल्ड लेवल पे एक संगठन बनाते हैं, जो कि ये उनकी इकोनॉमी और बाकी सारी चीज़ों को वो रखे, मतलब बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखे। तो स्टार्टेड विद आइडिया ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। सो जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व थी, जर्मनी, फ्रांस, सब आपस में ही लड़ रहे थे। तो इनका बेसिक आइडिया था यूरोपियन यूनियन का कि हम सबसे पहले एक कॉपरेशन बनाते हैं जिसमें जो कंट्रीज रहेंगे वो आपस में पीस में रखेंगे, मतलब कोई भी बात होगी तो वो डिप्लोमेटिकली उसको सुलझाएंगे, ना कि उसको क्या कहते हैं, ना कि उसको एस्केलेट करके मिलिट्री में ले जाएंगी, डिप्लोमेटिकली सुलझाएंगे उसको। फिर जब वो धीरे धीरे बढ़ते गए तो वो ट्रेड में उन्होंने अपना पावर दिखाया, इकोनॉमी में भी वो बढ़ते गए और पॉलिटिक्स में भी बढ़ते गए। मतलब एक मान के चलिए जैसे यूएस है, यूएस क्यों पावरफुल है, उसकी इकोनॉमी सॉरी मैं ज़रा राइटिंग सही कर लेता हूँ, एक मिनट। या सो यूएस जो है वो इन्फ्लुएंस दुनिया में क्यों बना पाता है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी, मिलिट्री
और सॉफ्ट पावर यानी जैसे कि सॉफ्ट पावर में वो आता है, जैसे उनका हॉलीवुड हॉलीवुड उनका पूरी दुनिया में मशहूर है, तो वो एज अ सॉफ्ट पावर यूएस के लिए मदद करता है। तो सॉफ्ट पावर, तो इन तीनों के वजह से यूएस पूरी दुनिया में एक इन्फ्लुएंस रख पाता है, अपना पावर दिखा पाता है। जैसे गांव में आप देखते होंगे जो जो आदमी जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है और ज़्यादा उसके घर में लोग होते हैं, तो वो उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा गांव में ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा वो गुंडा टाइप में होता है। वैसे ये यूएस भी था ये। तो यूएस, अब ये फिर यूएस को काउंटर पार्ट करने के लिए कई सारे ब्लॉक्स थे, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन था, आसियान था, सार्क इंडिया ने मिलकर बनाया था। उस सब की बात आगे हम करेंगे। अब देखते हैं कि वाई EU इज़ पावरफुल। तो इसकी करेंसी देखिए, EU की जितने भी देश है, इसमें कितने देश है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये करंट EU के देश हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्वीडन है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, बाकी सब, और यहाँ पर आयरलैंड है, और ये रिकोगनाइज्ड एज पोटेंशियल कैंडिडेट। ये सब मतलब जैसे आप ये सब EU में ज्वाइन कर सकते हैं, सब पोटेंशियल कैंडिडेट है, इनके अंदर पोटेंशियल है, मतलब अभी ऑफिशियल मेंबर नहीं है EU के, ठीक है। ये रिपोर्ट अप्रैल 2023 के हिसाब से है। तो और ये जो पिंक कलर से दिखा रहे हैं फॉर्मर मतलब पुराने जो देश हैं जिन्होंने EU से एग्जिट कर लिया है, वो हैं। तो EU का पहले मेंबर था। मैंने एक टाइमलाइन भी यहाँ पर एक अटैच करी है NCERT से लेके, उससे में देखेंगे। UK आया, पहले मेंबर बना, फिर कुछ सालों बाद उसने इससे एग्ज़िट ले लिया, क्योंकि वहाँ के लोगों को लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही इसमें EU में गिव कर रहे हैं जितना उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने इससे एग्ज़िट लिया, इसको ब्रेक्सिट कहते हैं। ब्रिटेन का एग्ज़िट को ब्रेक्सिट कहते हैं। एक इस नाम से ये फेमस हुआ था। तो अब EU क्यों पावरफुल है? EU इस वजह से पावरफुल है क्योंकि इसकी जितने भी देश हैं सबकी एक ही करेंसी है, यूरो, ठीक है। अब यूरो, अब कई सारे देश जो छोटा छोटा अच्छी GDP लेके मिल के एक ब्लॉक बनाते हैं और जिसकी करेंसी एक होती है, तो मतलब उसकी करेंसी भी पावरफुल होगी। ब्लॉक पावरफुल है तो करेंसी भी पावरफुल होगी। इसकी वजह से इनकी करेंसी पावरफुल हुई, क्योंकि कई सारे हैं। इकोनॉमी, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट। ये इतने सारे छोटे छोटे देश मिलके जो अपनी इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करते हैं EU में, इसकी वजह से इसकी इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है EU की। पॉलिटिक्स कैन इन्फ्लुएंस ग्लोबल इश्यूज एंड पॉलिसीज़। इसमें जैसे US कई पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है दुनिया की, जैसे ईरान पे हमला, इराक पे हमला, कई सारी चीज़ों को वो इन्फ्लुएंस करता है। UN में भी कई सारी चीज़ों को US इन्फ्लुएंस करता है। उसी तरह EU जो है उसके पास भी पावर है, तो वो भी कई पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। मिलिट्री, सम EU मेंबर्स लाइक फ्रांस आर न्यूक्लियर पावर, सो इनकी मिलिट्री भी काफ़ी मजबूत है। फ्रांस जैसे देशों के पास न्यूक्लियर पावर भी है। और सॉफ्ट पावर, जैसे बिग इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। तो इनकी सॉफ्ट पावर, वही सॉफ्ट पावर मैंने कहा कि जो कि इनका इन्फ्लुएंस है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि इनके सिनेमा से, इनके कैंपेन से, इनके एड्स से, तो ये सॉफ्ट पावर होते हैं। जैसे चाइना अपना काफ़ी पैसा खर्च करता है कैंपेनिंग में, मार्केटिंग में। कभी कभी आप देखेंगे इंडिया में भी कई न्यूज़पेपर है जो चाइना का पूरा पेज चाइना के ऊपर छापते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको चाइना से फंडिंग भी रहती है, क्योंकि चाइना बहुत पैसा इस पे इन्वेस्ट करता है, ताकि उसको पता है, क्योंकि सॉफ्ट इन्फ्लुएंस बहुत मेन होता है। जैसे सॉफ्ट इन्फ्लुएंस का मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कंट्री है X, ठीक है, एक कंट्री है Y, ठीक है। अब X कंट्री के लोगों को लगता है कि Y कंट्री के लोग बहुत डेवलप हैं,
बहुत ज़्यादा उनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है, उनकी मिलिट्री सुपर पावर है, और उनको बहुत बहुत ज़्यादा मतलब वो उनसे एडवांस, उनकी जीडीपी कई गुना है, ठीक है। तो वो साइकोलॉजिकली पहले ही हार चुके हैं। अगर इनके बीच में जंग होगी तो ये साइकोलॉजिकली पहले ही हार चुके हैं। और अगर इसने और इन मार्केटिंग पे खर्च किया, इन्फ्लुएंस किया इन देश के लोगों को इनडायरेक्टली, तो इनको और वो कमज़ोर कर सकता है साइकोलॉजिकली, मतलब ये लड़ाई करने से पहले हार जाएंगे। तो ये चाइना ये काफ़ी ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। चाइना काफ़ी मतलब ये समझ रखता है साइबर वॉरफेयर की, साइबर वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और बाकी एक ये होता है टेररिज्म फैलाना। तो ये सब में चाइना काफ़ी मतलब आगे मतलब उनका दिमाग है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अब लड़ाइयाँ बॉर्डर पे नहीं होती कि एक वॉर छिड़ गई है, लड़ाइयाँ छोटी छोटी होती, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों कंट्री को पता है कि दोनों न्यूक्लियर पावर है, अगर बड़े उस स्तर पे भी तो न्यूक्लियर पावर का खतरा है। तो वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ करेंगे, साइबर अटैक करेंगे, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को हैक करने की कोशिश करेंगे, उनके पीएम ऑफिस को हैक करने की कोशिश करेंगे, उनका डाटा चुराने की कोशिश करेंगे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करेंगे, उनके देश के नागरिकों पे, उनके मिलिट्री के सोल्जर्स पे एक इंफॉर्मेशन बर्डन डाल देंगे कि सामने वाला बहुत सुपीरियर है, जिससे वो पहले ही हार मान ले। टेररिज्म, छोटे छोटे जो रेबल्स होते हैं उस देश में, उनको फंड करेंगे ताकि उनकी मिलिट्री डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, और पर उनको जो सामने वाले देश को कहीं ना कहीं चोट पहुंचती रहे ताकि वो कमज़ोर रहे। इस चीज़ में चाइना काफ़ी आगे है। इंडिया में भी आप जानते हैं है मतलब ये सब है, लेकिन यहाँ के नेता नगरी सब अभी उसी ज़माने में फंसे हैं जब हम लोग बम और बंदूक लेके बॉर्डर पे जाएंगे और लड़ाई करेंगे, उसमें फंसे हैं। और यहाँ पर तो ये सब अपने पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश में रहते हैं कि 5 साल तक कैसे सरवाइव कर पाए, उसके बाद कैसे सीट जीत पाए। तो वो एक थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इंडिया के लिए एक वरदान तो है ही, डेमोक्रेसी तो वरदान है ही, लेकिन जो ये यहाँ पर जो नॉन डेमोक्रेसी है चाइना में, ये इनके लिए भी एक वरदान है, क्योंकि इनकी जो पार्टी है CCP, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, यही नाम है इनका, ये इनको पता है कि हम 10 साल 20 साल तक कहीं नहीं जाने वाले, तो ये लंबे प्रोजेक्ट्स पे और लंबे फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनको पता है कि हम ही रहेंगे वहाँ पर, तो लंबे फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पे वो इन्वेस्ट करते हैं, और कई जो टेक्नोलॉजी 10-10 साल लेती हैं उन पे इन्वेस्ट करते हैं। और जो इंडिया में इनको पता है कि हमको 5 साल बाद बदलना है, या 5 साल बाद अगर हम क्या कहते हैं उसमें ज़्यादा खर्च करेंगे प्रचार प्रसार में तभी जीत पाएंगे, तो ये 5 साल का ही देते हैं। मान लीजिए कोई एक टेक्नोलॉजी है जैसे साइबर वॉरफेयर, इसको डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है कि काफ़ी उनका टेक्नोलॉजी अच्छी हो, देश की काफ़ी अच्छे टैलेंट्स को हायर किया, तो इनको करना क्या है कि अरे मुझे क्या करना, मैं तो 5 साल रहूँगा, 5 ईयर्स के बाद ये चुनाव लड़ेंगे, जीते तो जीते, नहीं जीते तो उतना पैसा तो इकट्ठा कर ही लिए हैं कि आगे इनका काम चल जाएगा। तो ये इनमें और चाइना में फ़र्क है। डेमोक्रेसी काफ़ी फ़ायदा देती है, लेकिन चाइना जो नॉन डेमोक्रेसी का भी एक फ़ायदा चाइना को है। अब हम EU पे वापस आते हैं। इनकी करेंसी यूरो है, इकनॉमी वन ऑफ द लार्जेस्ट है पूरे दुनिया में। पॉलिटिक्स में ये जैसे मैंने बताया कि अगर ये मजबूत है तो ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगे। मिलिट्री में जैसे इनके फ्रांस के पास न्यूक्लियर पावर है, तो ये इनकी मिलिट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और सॉफ्ट पावर भी इनके पास है, बिग इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ये मैंने बताया कि ये यूरोपियन कंट्री है, आप इसका मैप को फिर से विज़िट कर सकते हैं। ये एक टाइमलाइन मैंने NCERT से ली है जो काफ़ी मुझे सही लगी, तो मैंने सोचा कि इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि देख सकें कि ये टाइमलाइन क्या है। तो 1951 में क्या हुआ कि 6 देश आए साथ में, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, फ्रांस,
वेस्ट जर्मनी, यहाँ वेस्ट जर्मनी इसलिए बोला जाता क्योंकि तब बर्लिन वॉल टूटी नहीं थी, तो वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी अलग अलग थे। तो एक वेस्ट जर्मनी आया, इटली आया, बेल्जियम आया और नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग आया। ठीक है, इन्होंने एक ट्रीटी साइन की, पेरिस की ट्रीटी साइन करी और ECSC एक बनाया, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक है, फिर 1957 में क्या हुआ कि दी 6 countries signed the Treaty of Rome, establishing the European Economic Community and the European Atomic Energy Community। तो ये 6 कंट्री साथ में मिलके रोम की ट्रीटी साइन करी और EEC बनाया और यूरो एटम बनाया, जो यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी थी। फिर 1973 में क्या हुआ, डेनमार्क और आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम ने इनको ज्वाइन किया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को। ठीक है, फिर 1979 में क्या हुआ, अभी तक बर्लिन वॉल गिरी नहीं है। ठीक है, तो अभी वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी अलग है, अभी USSR है, मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है। तो अब फिर पहले इलेक्शन हुए यूरोपियन पार्लियामेंट में, जो EU था उसमें इलेक्शन हुए। फिर 1981 में ग्रीस ने ज्वाइन किया। ठीक है, फिर एक सजेगन एग्रीमेंट साइन हुआ। सजेगन एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर आपके पास एक देश के एक EU कंट्री का वीज़ा है तो आप ज़्यादातर जो EU कंट्रीज़ हैं उनमें ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीज़ा के, बिना कोई एडिशनल वेरिफिकेशन के। ये जो सजेगन वीज़ा है उस पे। ठीक है, तो इस सजेगन वीज़ा का मतलब ये है कि बॉर्डर खुल गए ट्रैवलर्स के लिए। और फिर 1986 में स्पेन और पोर्तुगल ने ज्वाइन किया। अभी EU बना नहीं है, मतलब ऑफिशियल यूरोपियन यूनियन नहीं बना, ये अभी EEC ही है। 1991 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, बर्लिन वॉर गिरी, यहाँ पर बर्लिन वॉर गिरी और वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी एक साथ हो गए। 1992 में एक और ट्रीटी साइन हुई और यूरोपियन यूनियन बना, EU अस्तित्व में आया। ठीक है, फिर 1993 में जो EEC है इसको यूरोपियन कम्युनिटी में रीनेम कर दिया गया। फिर 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन ने EU ज्वाइन किया। फिर 2002 में इनकी जो यूरो है कि सारे देशों की, सारी यूरोपियन यूनियन की एक करेंसी होगी, वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो 12 EU मेंबर हैं उन्होंने यूरो को एज अ करेंसी स्वीकार किया। फिर 2004 में 10 नए देश ज्वाइन किए। ये थोड़ा शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो 10 देश थे, साइप्रस, सेज रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया, इन्होंने ज्वाइन किया। 2007 में बुल्गारिया एंड रोमानिया ने ज्वाइन किया EU। और जो स्लोवेनिया था उन्होंने अब यूरो को एज अ करेंसी, ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट किया। ठीक है, 2009 में लिस्बन ट्रीटी आई और 2012 में EU को, मतलब पूरे जो एक ग्रुप था उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला और क्रोएशिया 2013 में 28वां मेंबर बना। 2016 में ब्रिटेन ने अपने यहाँ रेफरेंडम कराया, जहाँ के वहाँ पर लोगों 51.9% लोगों ने बोला कि हम EU से एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो ब्रिटेन ने एग्ज़िट लिया, जिसको ब्रेक्सिट कहते हैं, 2016 में। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन का एक, क्या कहते हैं, एक हिस्ट्री है। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में हम जान लिए। 27 कंट्रीज़ हैं इसमें और ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है क्योंकि इसका इकोनॉमिक और मिलिट्री और सॉफ्ट पावर काफ़ी ज़्यादा है दुनिया में। ठीक है, तो अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये भी मैंने NCERT से उठाया, ये कार्टून। तो इसमें क्या है कि 2003 में क्या हुआ था कि यूरोपियन यूनियन ने जब यूरो करेंसी उन्होंने मतलब सब देशों के लिए कॉमन एक अचीवमेंट हासिल कर लिया, तो उन्होंने सोचा कि सारे देशों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए।
तो वो 2003 में एक यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चाहते हैं कि सारे देशों का सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो इसमें क्या दिखा जा रहा है, देखिए ये यूरोपियन यूनियन है, इसको टाइटैनिक शिप से दर्शाया गया है और ये जाके ग्लेशियर में टकराने ही वाली है। एक ग्लेशियर क्या है, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन सबका रहेगा। तो ये ग्लेशियर अगर ये ड्राफ्ट कर देते तो ये ग्लेशियर से टकरा के पूरा यूरोपियन यूनियन टूट जाता, यानी जो टाइटैनिक है जो जिसको यूरोपियन यूनियन से सिंप्लाइज किया जा रहा है वो डूब जाता। तो वही दिखा रहा है, कार्टूनिस्ट ये दिखाना चाहता है कि ये खतरा यूरोपियन यूनियन के लिए खतरा है। यहाँ पर इनका जो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन था वो था। कार्टूनिस्ट और ये जो पोयम है इन सब के मतलब कभी इनको सोचिए कितने क्रिएटिव होते हैं कि मतलब कुछ और चीज़ का रेफरेंस दे के कुछ और चीज़ बता देते हैं इनडायरेक्टली, मतलब इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। मतलब क्या सही, मतलब इन लोग का काफ़ी क्रिएटिव आइडिया बहुत सही होता है। अब ये है, मैंने भी कार्टून उठाया, मुझे एनसीईआरटी कार्टून्स काफ़ी सही लगते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ बताते हैं तो मैंने उठाया। तो इमेजिन व्हाट हैपेंड इफ़ दे हैव अ यूरोपियन यूनियन फुटबॉल टीम। अब सारे यूरोपियन यूनियन की एक फुटबॉल टीम हो तो सोचिए कैसा होगा। सारे लगभग प्लेयर यूरोप से ही हैं, मेसी और कुछ सुआरेज जैसे प्लेयर को छोड़ के वो साउथ अमेरिका से हैं। तो लेकिन ज़्यादातर जो बड़े प्लेयर्स फुटबॉल में हुए हैं वो यूरोप से ही हुए हैं। अब चलिए हम दूसरा संगठन समझते हैं। अब देखिए मैप जो पूरा दुनिया थी, मान लीजिए ये गोल गोल दुनिया है, तो इसमें वेस्टर्न वालों ने बना लिया, ठीक। अब ये मान के चलिए ये एशिया है। अब एशिया में जो कुछ कंट्रीज़ थी ये साउथ में और ईस्ट में, उन्होंने भी सोचा कि हम आके एक साथ एक संगठन बनाते हैं जैसे ईयू के तरीके, ताकि हम भी डेवलप कर पाएँ इकोनॉमिकली और पीस में रह पाएँ, मतलब लड़ाई झगड़े से दूर वो रह पाएँ, अपनी इकोनॉमी डेवलप कर पाएँ। तो आसियान देशों ने जो देश थे पहले, तो कुछ देश ने आए साथ में मिलके उन्होंने एक आसियान बनाया, फिर काफ़ी देश ने बाद में ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये आसियान का फ्लैग है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में लिखा आसियान फ्लैग क्या सिम्बलाइज करता है। तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें 10 कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और काफ़ी देश हैं। आप देख सकते हैं मैंने मैप भी लगाया है। तो इसमें इंडोनेशिया ये रहा, मलेशिया ये रहा, थाईलैंड भी यहीं कहीं है, ये रहा थाईलैंड, और ये रहा वियतनाम, और ये बाकी देश भी इसमें ज्वाइन किया उन्होंने। तो इन्होंने भी सोचा कि हम एक यूरोपियन यूनियन की तरह देश बनाएं और वो संगठन बनाएं और अपने देश का विकास करें। तो फॉर्म्ड इन 1967 फॉर पीस, ग्रोथ एंड कोऑपरेशन, उसीलिए जैसे ईयू बना था। अब इनके गोल्स क्या थे कि आपस में लड़ाई नहीं करना, क्योंकि अगर लड़ाई होगी तो वो डेवलप कैसे करेंगे। तो आपस में लड़ाई को कम से कम करना, इकोनॉमिकली ग्रो करना, इंडिपेंडेंट ऑफ सुपर पावर्स लाइक यूएसए एंड चाइना, और यूएसए और चाइना के इन्फ्लुएंस से दूर होना। इनका गोल ये था। इन्होंने एक आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई जो कि ट्रेड को, जो फ्री ट्रेड है, यानी कि जो देश है उनमें आपस में फ्री ट्रेड को प्रमोट करती थी। जॉइंट प्रोजेक्ट, यानी जैसे 2 देश मिलके एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी जैसे 2 देशों का फ़ायदा होगा उसको भी उन्होंने करना शुरू किया। और स्टेबिलिटी इन रीजन में, मतलब जो आसियान के देश हैं उनमें एक स्टेबिलिटी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ईयू बट स्टिल एज एन इम्पॉर्टेंट रीजनल ग्रुप। ये ईयू के बराबर तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, मतलब ईयू में जानते हैं ये यूरोप के साथ ज़्यादातर देश एक डेवलप नेशन में आते हैं। G7 में ज़्यादातर उनके देश आते हैं। G7 ऐसे देशों का समूह है जो डेवलप हैं पूरी दुनिया में, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूएस जैसे कंट्रीज़ आते हैं, रशिया जैसे कंट्रीज़ आते हैं।
लेकिन इंडिया अभी नहीं आता, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में गिना जाता है अभी, तो G7 में इंडिया अभी है नहीं। तो ये EU के तरीके स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये देश छोटे छोटे हैं अभी, डेवलपिंग स्टेज में, तो ये EU के स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये जो साउथ ईस्ट रीजन है, EU के जैसे है नहीं, तो ये जो आसियान है, जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ पर जो साथ मिलके अपना इन्फ्लुएंस अच्छा खासा रखते हैं। मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे अलग अलग रहेंगे तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, लेकिन जब ये एक साथ आ जाते हैं तो इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी सही होता है। क्योंकि एशिया में काफ़ी बड़े देश भी हैं, जैसे इंडिया है जो कि इन्फ्लुएंस रखता है, चाइना है जो कि इन्फ्लुएंस रखता है, जापान है जो कि इन्फ्लुएंस रखता है। तो इस तरह कई सारे देश हैं। तो इनके इन्फ्लुएंस से भी बचने के लिए, यूएस के इन्फ्लुएंस से भी बचने के लिए उन्होंने एक देश बनाया ताकि इनकी भी इकोनॉमी ग्रो हो सके। ठीक है, अब ये कार्टून है जिसमें मनमोहन सिंह को दिखाया जा रहा है और ये कंपटीशन के स्लैब पे रखा है। तो ये कार्टून कहने का मतलब है कि आसियान के आने से इंडिया को एक और कंपटीशन मिल गया था चाइना और बाकी देश के मुकाबले, कि ये आसियान देश से भी इनको एक कंपटीशन था। तो इंडिया के पास एक ये ऑप्शन था कि इनसे कंपटीशन करें या तो इनके साथ समझौता करके इकोनॉमी पे ध्यान दें। ठीक है, आसियान इज़ लाइक पीसफुल नेबरहुड दैट डजंट वांट एनी फाइट एंड ग्रोज इन ओन गार्डन टुगेदर। मतलब आसियान एक ऐसा बता सकते हैं कि ऐसे मान के चले एक कॉलोनी है जिसमें जो कुछ लोग रह रहे हैं छोटे छोटे, जो एक साथ रहना चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं और आपस में उस कॉलोनी को डेवलप करना चाहते हैं, खुद भी डेवलप होना चाहते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने कई समझौते आसियान के साथ करें और ये देखें हम मोदी जी को आसियान के जो देश के मेंबर्स हैं उनके साथ पोस्ट स्टैम्प्स जारी कर रहे हैं उन्होंने। तो इंडिया ने भी आसियान के साथ कुछ क्या कहते हैं समझौते बनाने शुरू करे ताकि वो मतलब एज अ कंपटीशन ना ट्रीट हो और साथ में वो भी इकोनॉमिकली ग्रो कर पाए। तो अब ये कार्टून है जो उठाया गया है एनसीईआरटी से। तो इसमें बोल रहा व्हाई डिड आसियान सक्सीड वेयर एज सार्क डिडंट। तो सार्क क्या था, इंडिया ने भी कुछ देशों के साथ मिलके साउथ एशियन जो देश थे उनके साथ मिलके एक एसोसिएशन बनाया था ताकि वो भी मतलब आपस में डेवलप कर पाए, जैसे EU और आसियान है। तो उसमें इंडिया था और चाइना था और काफ़ी देश थे सार्क में। तो इसमें ये आसियान का सक्सेसफुल होने का राज और सार्क के सक्सेसफुल ना होने का राज ये था क्योंकि आसियान में कोई भी जो देश था वो डोमिनेंस नहीं दिखाना चाहता था, वो आपस में कोऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन सार्क में चाइना और इंडिया के बीच में एक होड़ थी कि कौन ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है इस ग्रुप को। तो इस वजह से ये सार्क सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन आसियान सक्सेसफुल हो गया क्योंकि वो वहाँ पर एक डोमिनेंस जैसी चीज़ नहीं थी। तो ये रहा आसियानिक जो कंट्री थी, आसियानिक जो ब्लॉक था उसका चीज़। अब हम दूसरा देखेंगे, एक और दूसरे टॉपिक पे चलेंगे जो कि एनसीईआरटी में ही है। एनसीईआरटी से ये सब द चाइना राइज ऑफ अ न्यू पावर। अब देखते हैं कि यूएस तो है ही दुनिया में, यूरोपियन यूनियन भी है, ठीक है, और आसियान भी है, मान के चलते हैं इतना बड़ा है नहीं लेकिन आसियान भी है। तो ये सब तो है, लेकिन एक और पावर दुनिया में इमर्ज हो रही है जो कि है चाइना, जिससे आगे यूएस को काफ़ी खतरा होने वाला है। रसिया से भी ज़्यादा खतरा चाइना से होने वाला है यूएस को। तो अब देखते हैं इसमें 1949 में चाइना कम्युनिस्ट बन गया। वहाँ पर सिविल वॉर हुआ था जिससे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उन्होंने जो डेमोक्रेसी वाले लोग थे उनको मार के भगाया, और जो डेमोक्रेसी वाले जाके ताइवान में, जो देश ताइवान का जो टापू था वहाँ पर बस गए और वहाँ पर नया देश बनाया उन्होंने। यहाँ पर ताइवान में कैपिटलिज्म और क्या कहते हैं डेमोक्रेसी मेन है, और चाइना में कम्युनिज्म और
सोशलिज्म कहते हैं मेन है, लेकिन वो भी एक तरीके से कैपिटलिज्म में ही है। तो ताइवान और चाइना के बीच में हरदम एक वो रहता है कि चाइना हरदम कहता है कि ताइवान उसका पार्ट है और ताइवान कहता है कि चाइना उसका पार्ट है। जो मेनलैंड चाइना है उसको कम्युनिस्ट लोगों ने कब्जा के रखा है, लेकिन असली में वो उनका था, डेमोक्रेटिक लोग का था। तो ये तो हो गया चाइना और ताइवान की बात। 1917 में डेंग जियाओपिंग जो थे वहाँ के लीडर चाइना के, मेनलैंड चाइना के, उन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपने सुना होगा कि इंडिया में भी आए, मनमोहन सिंह ने लाए थे, ग्लोबलाइजेशन, जिससे बाहर की कंट्रीज़ इंडिया में आना शुरू हुई और इन्वेस्ट करना शुरू हुई। वैसे चाइना में भी 1978 में ये लीडर ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, जैसे ओपन मार्केट्स की, बाहर की कंट्रीज़ आके यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती हैं, यहाँ पर काम कर सकती हैं। अलाउड प्राइवेट बिजनेस, जो प्राइवेट बिजनेस को ग्रो करने का मौका दिया, जिससे रैपिड ग्रोथ पॉसिबल हो पाई। अब आप यहाँ पर एक आयरनी देख सकते हैं। चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है, ठीक है। कम्युनिज्म में क्या होता है कि कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता, वहाँ पर क्लास नहीं होती। मतलब कोई प्राइवेट जो प्लेयर है वो इमर्ज नहीं कर सकता, मतलब वहाँ बड़ा कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं हो सकता। वहाँ पर जो सारी चीज़ें होती हैं स्टेट ओन्ड होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर को ग्रो करने दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कैपिटलिज्म में ही देश का ग्रो होना निश्चित है। क्योंकि कम्युनिज्म यूएसएसआर ने देखा करके वो टूट चुका है, टूट गया। अब कैपिटलिज्म ही जो है मेन है। तो उसने क्या किया, अपने लिए अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, मार्केट खोल दी, प्राइवेट बिजनेस को आने दिया। और चाइना में क्या है था कि उस समय दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है लोगों के बीच में, तो वहाँ चीप लेबर भी अवेलेबल है। तो दुनिया भर का जो मैन्युफैक्चरिंग का चीज़ें थी, दुनिया भर में जो मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें थी, वो उन्होंने, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर चीप लेबर है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर दी। आपको पता होगा पहले एप्पल और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हैं उसी में चाइना में बनती थी, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर शिफ्ट कर दी। एप्पल में कभी भी आप देखिए होगा लिखा होगा डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया, वहाँ पर कैलिफोर्निया में वो डिज़ाइन करते हैं और मेड इन चाइना होता है, मतलब चाइना में वो बनता है, ठीक है। अब इंडिया में भी प्लांट लग गया है, तो इंडिया में भी शुरू हो रहा है, तो अब लेकिन इंडिया में भी थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो चीप लेबर की वजह से उन्होंने चाइना में ग्रोथ एक दिखना शुरू हुई, क्योंकि वहाँ पर कई सारे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ, कई सारी चीज़ें उन्होंने करना शुरू करी, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना शुरू किए, तो उनकी देश मजबूत होता गया और वो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकनॉमी बन गया यूएसए के बाद। धीरे धीरे उसका ह्यूज पॉपुलेशन उसके लिए फ़ायदा दिया, वहाँ पर बिग लेबर फोर्स और ज़्यादा मार्केट, ज़्यादा लोग तो ज़्यादा कंजप्शन ऑफ गुड्स है और ये एक फ़ायदा देगा कंट्री को। प्राइवेट प्लेयर वहाँ पर आएंगे, कुछ सामान बनाएंगे, तो वहाँ ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, तो प्राइवेट प्लेयर को फ़ायदा होगा, जिससे देश को भी एक तरीके से फ़ायदा। फिर एक पॉइंट है कि मेजर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, फ़ोन, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जहाँ चाइना जानते ही हैं कि उस अपने जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए फेमस है, उनकी चीप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए, उनकी जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक चीप, वो क्वालिटी में भी अच्छी नहीं होती लेकिन चीप होती है। ये क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन ये चीप होती है। तो इंडिया जैसे देशों में और बाकी जो देश हैं जो डेवलपिंग है, जहाँ पर इतना परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है, तो वहाँ पर लोग चीप प्रेफर कर लेते हैं और इनका एक्सपोर्ट चलता रहता है इसी से, ठीक है। अब इनकी मिलिट्री पावर चाइना के राइज़ में इनकी मिलिट्री पावर भी काफ़ी राइज़ हुई। जैसे इनका न्यूक्लियर वेपन्स, लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, इनकी जो आर्मी है सबसे लार्जेस्ट है दुनिया में। शायद इनकी आर्मी का नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना आर्मी, ऐसा कुछ है, पीपल रिपब्लिक ऑफ आर्मी, शायद PLA नाम है इनकी आर्मी का।
तो इनके पास अब मैंने बताया ना, जैसे किसी देश को इन्फ्लुएंसर होने के लिए उसको इकोनॉमिक इकोनॉमिक मिलिट्री और सॉफ्ट पावर में इम्पोर्टेंट होना होता है। कि किसी देश को पावरफुल होने के लिए उसके इकोनॉमिक, मिलिट्री और सॉफ्ट पावर में उसको मजबूत होने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना इकोनॉमिकली तो ग्रो करा, उसने अपनी मिलिट्री भी मजबूत करी, और सॉफ्ट पावर जो कि मैंने बताया कि चाइना काफ़ी इन्वेस्टमेंट करता है अपने प्रचार प्रसार में, अपने पावर दिखाने में। यूएस के मीडिया में अपना पैसा डालता है, इंडिया के मीडिया में अपना पैसा डालता है कि उसकी सॉफ्ट पावर पता चल सके दुनिया को। तो इस वजह से चाइना एक बड़ा प्लेयर बन के निकलने लगा दुनिया में। चाइना वर्क लाइक a factory that never sleep. It made cheap products to the world and grew fast. यही बात है कि चाइना एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, जो कई सारे प्रोडक्ट बनाया और दुनिया को एक्सपोर्ट किया। अब हम देखते हैं कार्टून मैंने एनसीईआरटी से फिर से उठाया, जो यहाँ पर दर्शा रहा है। ये माओ हैं जिन्होंने चाइना को कम्युनिस्ट बनाया था, और ये वो आदमी हैं शायद जिन्होंने रिफॉर्म्स लाए और चाइना को ओपन किया, ग्लोबल रिफॉर्म्स लाके। तो अब ये सबसे एक दिलचस्प कार्टून मुझे लगा। ये चाइना की एक साइकिल दिख रहा है जो कि चाइना को दर्शा रहा है। इसका एक पहिया कम्युनिज्म का है और दूसरा पहिया कैपिटलिज्म का है। डॉलर यहाँ कैपिटलिज्म को दर्शा रहा है। तो मतलब चाइना दो चीज़ों को बैलेंस करके चल रहा है। कैपिटलिज्म जैसे प्राइवेट चीज़ों को खोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और प्राइवेट प्लेयरों को बाहर के उनको अलाउ कर रहा है। कम्युनिज्म कैसे? यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी का रूल है, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। आप सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आप गायब कर दिए जाएंगे। यहाँ पर एक लीडर थे, अली बाबा के फाउंडर, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने शायद चाइना के गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ हल्का फुल्का ही बोला था, उनको गायब कर दिया गया था। इस तरह कई सारे केस हुए हैं। तो ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में चाइना बैलेंस करके चल रहा है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया के रिलेशन कैसे रहे इस मतलब टाइमलाइंस में, जब से आज़ाद हुए। तो 1950 जब दोनों आज़ाद हुए, नए आज़ाद हुए, तो एक गुड स्टार्ट था। इंडिया वॉज द अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकोगनाइज द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इंडिया पहला देश था जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकोगनाइज़ किया पूरे दुनिया में। और उन्होंने दोनों मिलके एक स्लोगन दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, इंडिया एंड चाइना ब्रदर्स। ठीक है, बोथ हैव जस्ट बिकम इंडिपेंडेंट एंड वांटेड पीस। दोनों अभी आज़ाद हुए थे। दोनों को पता था कि अभी हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि लड़ाई झगड़े में पड़े, तो वो पीस चाहते थे कि हम लोग ग्रो करें, पीस चाहते थे। ठीक है, लेकिन चाइना के ऊपर इंडिया ने कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया, आँख मूंद के उसको यूएन की परमानेंट सीट भी ऑफ़र कर दी अपनी। तो 1962 में क्या हुआ, जंग छेड़ दी चाइना ने, और इंडिया का जो ब्लाइंड ट्रस्ट था उसको तोड़ा। तो इंडिया और चाइना में एक जंग हुई बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए, जिसमें चाइना ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ पर डिप्लोमेटिक टॉक्स के बाद उन्होंने एक शर्त रखी कि अक्साई चीन उनके पास ही रहेगा, अरुणाचल प्रदेश से वो लोग बैक ऑफ कर देंगे। तो यही हुआ, अक्साई चीन में वो लोग रहे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से बैक ऑफ कर गए। आज तक इंडिया अक्साई चीन, जो कि लद्दाख में है, और पीओके जो कि कश्मीर में, इसको अपना पार्ट बताता है, ये देश अपना पार्ट बताते हैं। चाइना इस जंग को जीत गया, और उनके जो इंडिया और
चाइना थे, उनके जो रिलेशन थे और जो कह सकते हैं ट्रस्ट थे इसमें, उसमें काफ़ी डैमेज हुआ। उन्होंने, देखिए इंडिया काफ़ी वॉर झेला है अपने नेबर से। इंडिया हरदम पीस चाहता था, ताकि जैसे यूरोपियन यूनियन ग्रो हुआ है, वो भी साउथ एशिया भी ग्रो हो सके। बट अंग्रेज कुछ आके ऐसा बॉर्डर बना के चले गए क्योंकि कि साउथ एशिया में हरदम डिस्प्यूट रहे, ताकि उनको पता था कि डिस्प्यूट रहेगा तो ये लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे और एक वर्ल्ड पावर के तौर पे नहीं आ पाएंगे। तो चाइना ने इंडिया पे हमला किया, पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया, तो इंडिया ने कई वॉर झेली चाइना और पाकिस्तान नेबरहुड्स में। और आप एक पॉपुलर एक वो है सेइंग है शायद अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, अपने दोस्त बदल सकते लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। वो काफ़ी सही चीज़ उन्होंने कहा था कि अगर आपके पड़ोसी में आपके साथ शांति नहीं तो आपको कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा। तो इंडिया हरदम चाहता था कि दोनों से शांति रखे, लेकिन दोनों का कुछ और ही प्लान था। तो यहाँ पर 1962 जब वॉर हो गई तो 1962 से 1976 तक शांति रही, कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स दोनों के बीच में नहीं हुई, दो देश के बीच में। और जो ट्रेड था और जो कॉपरेशन था वो भी थम सा गया, दोनों के बीच में कोई ट्रेड और कॉपरेशन नहीं रहा। फिर 1976 से 1990s के बीच में शुरुआत हुई रिलेशनशिप की फिर से दोनों के बीच में, और इंडिया एंड चाइना स्टार्टेड एम्बेसडर लेवल टॉक्स इन 1976। एम्बेसडर लेवल टॉक्स दोनों ने शुरू किया। 1980 में ट्रेड भी शुरू हो गया दोनों के बीच में। और पीएम राजीव गांधी 1998 में चाइना विज़िट किया और एक फिर से रिलेशनशिप बिल्ड करने का उन्होंने ट्राई किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ज़ाओपिंग है जो राजीव गांधी को रिसीव कर रहे हैं। ज़ाओपिंग ये वही हैं जिन्होंने ग्लोबल रिफॉर्म्स लाए थे चाइना में, ये वही हैं, ये इनको रिसीव कर रहे हैं। चाइना एक तरीके से उनका माइंडसेट, उनको पता है कि इंडिया इज़ हैवली डिपेंडेंट ऑन चाइना इन इम्पोर्ट्स में चाइना पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो चाइना जब चाहे तब इंडिया पे एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। एग्रेसिव होके उनका कुछ ना कुछ इंडिया को नुकसान पहुंचाता है। फिर थोड़े दिन बाद जब ट्रेड रेट थोड़ा इफेक्ट होता है तो दोनों देश फिर से रिबिल्ड कर लेते हैं रिलेशनशिप्स, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया एग्रेसिव कदम नहीं उठाता। ये एज अ पीस लविंग कंट्री इसकी एक पहचान है। एग्रेसिव अगर ये अपने कदम उठाए इंडिया, कई सारे चोक पॉइंट है जिसको ब्लॉक करके अगर इंडिया जब ब्लॉक कर दे तो चाइना को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ताइवान को सपोर्ट करना शुरू कर दे इंडिया डिप्लोमेटिक लेवल पे, जैसे पीओके को सपोर्ट करता है चाइना, तो काफ़ी चीज़ें हो सकती है। लेकिन आप देखे होंगे कि इंडिया के नेता पाकिस्तान तो करा करते, लेकिन चाइना कभी नहीं करते कि चाइना से हमें आगे निकलना है। इंडिया के नेता भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी हम ही ऊपर बना के भेजते हैं, तो गलती आखिरकार हमारी ही है। 1990 से 2000 के बीच में ये जो रिलेशनशिप था बढ़ता गया। कुछ एग्रीमेंट साइन हुए पीस के लिए, बॉर्डर पे की पीस रहे, लेकिन इसको भी तोड़ा गया बाद में। ट्रेड क्या ग्रू करा, मान के चलिए इंडिया का इंपोर्ट बढ़ा चाइना से, तो इंडिया बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। हाउएवर बॉर्डर टेंशन रिमेंड। चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है, एक 5 फिंगर्स करके एक्सपेंशन पॉलिसी है। वो कहता है कि इंडिया के कई सारे स्टेट्स और कई सारा लैंड उनके अंडर आता है। 5 फिंगर्स उनके हिसाब से 5 फिंगर्स, इनमें अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन आते हैं। तो उसका कहने का ये मतलब ये है, इसकी वजह से वो इंडिया पे आए दिन उसको कब्जाने की कोशिश करता है। अभी आपने कुछ सालों पहले देखा होगा 2020 में उसने फिर से एक गलत हरकतें की गलवान वैली में।
जिसमें उन्होंने जो पेट्रोलिंग पे गए जो हमारे सोल्जर्स थे उनको बंधक बना के उनको मारा, जिससे वहाँ के जो सीओ थे, या मुझे याद नहीं है, कर्नल संतोष बाबू शायद नाम था, सॉरी अगर मैं गलत हूँ, तो उनको बंधक बना के उनको इतना मारा कि उनकी डेथ हो गई। और फिर बड़े बड़े मात्रा में इंडियन सोल्जर्स जो थे चाइना पे वहाँ पर चढ़ के गए और चाइना को मारा, जिसमें काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई। इंडिया के करीब 10 से 20 सैनिक शहीद हुए और चाइना के करीब 50 के करीब मारे गए, जो कि यूएस भी कंफर्म करता है। तो इंडियन एंड चाइनीज़ फाउट विदाउट गन्स लीडिंग टू दैट्स। तो इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रीटी साइन है जिसमें लिखा गया कि वो गन्स और बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गन्स और बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे बॉर्डर्स पे अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ। तो उनके कहने का मतलब दोनों के बीच में है कि ये दोनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो तभी आपको याद होगा गलवान वैली में वो जो क्या कहते हैं, जो बॉब वायर होते हैं, जैसे एक डंडे में बॉब वायर को फंसा के उसको यूज़ करते हैं मारने के लिए, डंडे का यूज़ करते हैं, ये सब का पत्थरों का यूज़ करते हैं, उसको यूज़ किया गया। यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं आप, ये इंडियन सोल्जर है, ये चाइना को रोक रहे हैं आते हुए। जब सामने वाला एग्रेसिव हो तो फिर आपको भी एग्रेसिव होना पड़ता है, नहीं सामने वाला आपको कमज़ोर समझ लेता है। अगर आपकी छवि कमज़ोर बन गई तो कई लोग होते हैं जो आप पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर आपकी छवि कमज़ोर बन गई। तो इंडिया को यहाँ पर अपने को एज ए एग्रेसिव दिखाना चाहिए, क्योंकि आप अपने देश में पीस दो तरीके से ला सकते हैं। मान लीजिए आपका देश है, ठीक है, आप दो तरह के पीस ला सकते हैं। एक बाहर की कंट्री को जो अटैक हो रहा है बाहर की कंट्रीज से, उसको डिफेंड करके, ठीक है, इसको डिफेंड करते रहिए, डिफेंड करते रहिए, डिफेंड करते रहिए, ठीक है। लेकिन 100 अटैक में मान लीजिए आप 97 भी अटैक डिफेंड कर लिए तो 3 अटैक वो जान पड़ेंगे आपके देश पे। कहाँ तक, मतलब 100% एक्यूरेसी से आप हर अटैक को नहीं डिफेंड कर सकते। दूसरा एक ऑप्शन है कि आप एग्रेसिव हो जाइए। आप एग्रेसिव होके जो वहाँ पर उस दूसरे देश के जो रेबल्स हैं उनको फंड करिए, वहाँ के लोगों को उकसाइए, वहाँ के लोगों को उनको गलत इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि वो अपने देश के खिलाफ हो और वो देश अपने ही उलझनों में फंस जाए, तो वो आप पे अटैक ही नहीं करेगा। तो इससे भी आप अपने देश को सुरक्षित रह सकते हैं, पीस में रह सकते हैं। तो यही, और फिर इससे आप दूसरे देश के ग्रोथ को फिर हिंडर भी कर सकते हैं। आपको 2 फायदे होंगे। पहले वाले ऑप्शन में आप सिर्फ डिफेंड करते रहेंगे, आपको घाटा होगा कहीं ना कहीं। दूसरे वाले में पैसा चल भले ज़्यादा लगे, फंडिंग ज़्यादा लगे, लेकिन आपका देश पीस में रहेगा और आपका ग्रोथ हिंडर नहीं होगा। आप अपना देश स्टेबल करके रह सकते हैं, लेकिन बगल वाले देश को अनस्टेबल कर सकते हैं। ये एक एग्रेसिव पॉलिसी में फ़ायदा होता है। इंडिया वांट्स टू बैलेंस कॉपरेशन ट्रेड विद कॉशन, चाइना इज़ अ पावरफुल नेबर बट ट्रस्ट इश्यूज रिमेंस। ये की पॉइंट्स है। मतलब इंडिया हरदम चाहता है कि वो बैलेंस बना रहे अपने पड़ोसियों से, लेकिन चाइना हरदम कोशिश करता रहता है कि वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो और बॉर्डर अपना कब जाए, ताकि वो अपने देश के लोगों को बता सके कि उनकी पार्टी काफ़ी मजबूत है, वो बगल के देशों पे कब्जा कर रही है। कभी भी कोई देश एग्रेसिव करे या कुछ दूसरे देश पे हमला करने की कोशिश करे या बॉर्डर टेंशन बढ़ाने की कोशिश करे, या तो समझ लीजिए कि कोई इलेक्शंस है जिससे वो पेट्रोटिज्म वाली एंगल पकड़ना चाहता है, पेट्रोटिज्म वाली एंगल पकड़ के वोट बटोरना चाहता है, या तो समझ लीजिए कि वहाँ के जो जनता है, पब्लिक है, उनसे खुश नहीं है, उनसे कहीं ना कहीं दुखी है, तो वो फिर बॉर्डर डिस्प्यूट करेंगे ताकि ये जो फिर एंगल है उसको पकड़ पाए, ताकि ये बाकी चीज़ों का ध्यान हटा के वो पेट्रोटिज्म वाला एंगल पकड़ के वोट ले पाए और बने रहें।
एक ये पॉइंट लिखा है, इंडिया एंड चाइना आर लाइक अ टू बिग प्लेयर्स लिविंग नेक्स्ट डोर, दे ट्रेड अ लॉट बट डोंट फुल्ली ट्रस्ट ईच अदर येट। अब देख दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जापान। एशिया में एक और कंट्री है जापान, जो कि धीरे धीरे बिल्ड हुआ। इस पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे, हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। ये दोनों जो सिटीज़ थे काफ़ी नुकसान पहुंच गया उनको। जापान ने फिर अपने आप को रिबिल्ड किया। यूएस से इन्होंने ट्रीटी साइन की कि ये मिलिट्री नहीं रखेंगे और यूएस इनका सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा, तो इनका एक तरीके से मिलिट्री का बजट बचा, जो कि इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी और ग्रोथ पे इन्वेस्ट किया, फोकस्ड ऑन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्ट्स। इनका बॉर्डर डिस्प्यूट भी बहुत कम था, यूएस इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, तो इनका बॉर्डर बजट मतलब मिलिट्री बजट कम था, तो बाकी चीज़ों पे भी ये ध्यान दे पाए, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन पे, जिससे ये एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाए। इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है फेमस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। इनकी कई सारी कंपनीज फेमस है, जैसे सोनी, पैनासोनिक, निंटेंडो, कैनन, माजडा, टोयोटा, सुजुकी। आज इंडिया में देखते ज़्यादातर गाड़ी सुजुकी की होती है। ये पहले इंडिया ने मारुति और सुजुकी मिलके दो जैसे इंडिया की मारुति थी जो गवर्नमेंट ओन थी, और जापान की सुजुकी थी, दोनों ने मिलके इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी। लेकिन अब मेजॉरिटी स्टेक शायद सुजुकी के हैं, तो सुजुकी है। टोयोटा आप जानते हैं, इंडिया में टोयोटा का काफ़ी गाड़ियाँ हैं। पैनासोनिक है, हिताची है, तोशिबा है, होंडा है, मित्सुबी है, निसान है, यूनिक्लो के कपड़े आप जानते हैं इंडिया में फेमस हो रहे हैं। तो ये सब ब्रांड है चाइना के, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। इनकी कार जैसे टोयोटा, होंडा दुनिया में फेमस है। यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब जो वहाँ के सिटीज़न हैं उनका जो क्वालिटी है जीने की, वो काफ़ी बेहतर है डेवलपिंग कंट्री से। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया में काफ़ी पॉल्यूशन है, करप्शन है, हर चीज़ हर देश में है, मतलब इंडिया में भी है, लेकिन जापान में उसके मुकाबले कम है। वहाँ पर आप हवा भी साफ़ पाएंगे, पानी भी साफ़ पाएंगे, रोडें साफ़ हैं। वहाँ के जो लोग हैं, सबसे मेन होता है लोग। कोई देश बनता है वहाँ के पीपल से। मैं पहले बता रहा हूँ, जो पॉलिटिशियन पे लोग दोष डालते हैं तो गलत है। देश बनता है लोगों से, लोग तय करके जो पॉलिटिशियन को है वो भेजते हैं। अब आप इनको तय करेंगे कास्ट में, रिलीजन में, लैंग्वेज में, तो यही जाके सांसद में जाके यही चीज़ करेंगे। इनको पता है इससे वोट मिलना है, तो सांसद में जाके यही करेंगे कि कास्ट खेलते हैं, रिलीजन खेलते हैं, लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये सब थोड़ी ये उठाएंगे, ठीक है। ये सब थोड़ी ये उठाएंगे कि हमको इस पे ध्यान देना चाहिए। इनको पता है कि वोट इससे आना है, इससे नहीं आना। तो देश डिपेंड करता है पीपल पे, पॉलिटिशियन सेकेंडरी है, पीपल पे। जो पीपल चूज़ करके भेजते हैं वही पॉलिटिशियन जाते हैं ऊपर। और पीपल पे भी बहुत डिपेंड एक ऐसे करता है कि अगर जनता चाहे तो मान लीजिए उसने गलत पॉलिटिशियन भेज दिए ऊपर, लेकिन वो दबाव बना सकती है पॉलिटिशियन पे कि नहीं हमको ये चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो हम आपको अगले इलेक्शन में हटा देंगे। तो पॉलिटिशियन झक मार के वो काम करेंगे। लेकिन यहाँ के लोग, इंडिया में आप जानते ही हैं ज़्यादातर लोग कहाँ पर व्यस्त हैं, इधर उधर ही, रील्स, शॉर्ट्स, सब ये सब में। चलिए सब छोड़ते हैं और यूएस के ऊपर आते हैं। यूएस हम एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं यूएस का। यूएस जो था यूएसएसआर के बाद एक सोल पावर रह गया था, सुपर पावर पूरी दुनिया में। फिर उसके बाद कई सारे देश मिलके एक मल्टी ब्लॉक्स बनाना शुरू किए, तो देश मतलब दुनिया मल्टीपोलर बनी। आफ्टर यूएसएसआर कोलैप्स्ड, the USA become the only global superpower, but now powers like EU, China, Japan and ASEAN are balancing the world. ये सब अब धीरे धीरे ये सब पावर भी बढ़ रही हैं, जो
दुनिया को मल्टीपोलर बना रही है। यूनिपोलर पहले तो बाईपोलर था, फिर यूनिपोलर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ दुनिया, लेकिन अब मल्टीपोलर दुनिया। ठीक है, अब मैंने एक ये स्पेंडिंग्स मिलिट्री बजट का एक फ़ोटो यहाँ पर इमेज कहीं पाई थी, तो मुझे सही लगा तो मैंने यहाँ पर डाला है। तो आप देख सकते हैं यूएसए का मिलिट्री बजट $762 बिलियन है, जो कि बाकी 11 कंट्रीज जो उसके नीचे आ रही हैं रैंकिंग में, उनको मिला के भी ज़्यादा, उनसे मिला के भी ज़्यादा है। इंडिया का आप देख सकते हैं $54.2 बिलियन है मिलिट्री बजट, और चाइना का है $230 बिलियन मिलिट्री बजट। वो कहाँ, यूएसए का $762 बिलियन। मतलब देख रहे हैं आप कितना फ़र्क है, जो कि मतलब साफ जाहिर करता है कि इनके जीडीपी में कितना फ़र्क है, इनकी मिलिट्री पावर में कितना फ़र्क है। ये दिखाता है। अब हम देख सकते हैं कि कुछ कंक्लूज़न है जो मैंने पॉइंट आउट किए कि वी लिव इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। हम कई सारे ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पर कई सारे जो छोटे छोटे पावर्स हैं जो आपस में बैलेंस कर रहे हैं दुनिया को। पावर इज़ नॉट शेयर्ड, नॉट जस्ट बिटवीन टू कंट्रीज़। पावर अब कई सारे देशों और ग्रुपों के बीच में शेयर्ड है, कुछ एक दो देश के पास नहीं है। रीजनल ग्रुप्स आर राइजिंग, कंट्रीज आर इम्पोर्टेंट इन ग्लोबल डिसीजन। रीजनल ग्रुप्स जैसे आसियान और ईयू हैं, राइजिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना है, अब ग्लोबल डिसीजन में इनका इम्पोर्टेंस है। अब कुछ टर्म्स है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब होता है कई सारे पावर, जैसे कि यूएस और यूएसएसआर में कई सारे पावर। रीजनल ब्लॉक, ग्रुप ऑफ नियर बाय कंट्रीज वर्किंग टुगेदर, जैसे आसियान, ईयू, ये रीजनल ब्लॉक है, इनमें अगल बगल कंट्री एक साथ काम करती हैं, तो ये रीजनल ब्लॉक है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ओपनिंग द इकोनॉमी फॉर ट्रेड, प्राइवेट बिजनेस। इसमें क्या होता है कि अपना जो देश की इकोनॉमी है उसके लिए उसको आप खोल देते हैं कि बाहर का इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट बिजनेस काम करे। सॉफ्ट पावर, इन्फ्लुएंस थ्रू आइडियाज़, कल्चर, वैल्यूज़ नॉट फोर्स। सॉफ्ट पावर मतलब कि आप डायरेक्टली किसी को ये नहीं बोल रहे कि मेरी बात सुनो, आप इनडायरेक्टली कुछ किसी न किसी तरीके से अखबार के उससे, सिनेमा के उससे, अपने कैंपेन के उससे आप अपना इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। ये है उनका मतलब सॉफ्ट पावर का मतलब। तो ये चैप्टर अब ख़त्म हुआ, मैं जल्दी तीसरा चैप्टर लाऊंगा। मैं ये नोट्स डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि मैं ये चीज़ कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। बाकी थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।